वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एंड हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो हम ये सारी लाइंस जो है, ये जो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम एनसीईआरटी से लेंगे एंड दिस डिस्कशन इज़ यूजफुल फॉर नीट 2023 कैंडिडेट्स एंड जो भी हम लाइन डिस्कस करेंगे दे विल ऑल बी यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ कीप देम इन माइंड. So first of the all, firstly we will discuss some of the points from the introduction. So पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है नीट में वो हो सकता है अबाउट द अबाउट द लॉन्च ईयर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो एवरीबडी कम ऑन टेल मी द आंसर। यस, द आंसर इज 1990. Okay, the answer is 1990. Okay, now who launched this human genome project? Second question is regarding the organization who launched this human genome project. So any guesses? Yes, it is US Department of Energy and National Institute of Health. So these two organizations, they launched this human genome project. So keep in mind these two organizations launched this human genome project. So then next question is about the funding. So who was the organization? What was the organization responsible for initial funding? Keep all these points in mind. Launched in the year 1990, launched by these two organizations, US Department of Energy and National Institute of Health. तो इनिशियल फंडिंग किसने किया था? इनिशियल फंडिंग वाज डन बाय वेलकम ट्रस्ट. सो वेलकम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेलकम. Later on, other organizations and other countries also joined it, which is not so important, but initial funding is very important. And when was it completed? The announcement was done in 2003, as it was 13-year project. So you must remember it was a 13-year project. It was supposed to be 13-year project, so it was completed in 2003. But there's one little exception. वन क्रोमोजोम जो है, एक क्रोमोजोम को ज़रा ही टाइम लगा. एंड व्हाट वाज दैट क्रोमोजोम? दैट वाज क्रोमोजोम नंबर 1. और क्रोमोजोम नंबर 1 जो है वो मई 2006 में कंप्लीट हुआ था. तो यहाँ पे मैं एक बट लगाऊंगा. बट किस लिए लगाऊंगा? बट इसलिए लगाऊंगा क्योंकि क्रोमोजोम 1 जो है वो उसने टाइम लिया था, वो कंप्लीट हुआ था. दैट वाज कंप्लीटेड ऑन मई 2006. ओके, ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे नोट करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है रिगार्डिंग द लास्ट क्रोमोजोम टू बी सीक्वेंसड. तो ये तो अभी हमने किया, दैट इज द क्रोमोजोम नंबर 1. सो क्रोमोजोम नंबर 1 इज द लास्ट क्रोमोजोम दैट वाज सीक्वेंसड. चलो, ये हो गए ये पॉइंट्स. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ मेथडोलॉजी. तो दो मेथडोलॉजीज यूज़ की पॉसिबल थी. एक तो एक्सप्रेसिड सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनोटेशंस. तो आपको सीधे क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की गई थी. एंड एवरीवन मस्ट नो दिस कि जो मेथडोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ की गई दैट इज़ सीक्वेंस एनोटेशंस. सीक्वेंस एनोटेशंस जिसमें हम सारा जीनोम सीक्वेंस करते हैं, देन बाद में असाइन करते हैं कि कोडिंग रीजन कौन सा है, नॉन कोडिंग रीजन कौन सा है. ठीक है, तो मेथडोलॉजी. अब सीक्वेंसिंग मेथड्स किस साइंटिस्ट के यूज़ किए गए थे या किसने डेवलप किए थे? तो ये एक ही साइंटिस्ट है, दैट इज़ फ्रेडरिक सैंगर. तो कभी नहीं बोलना फ्रेडरिक सैंगर के सीक्वेंसिंग मेथड्स में यूज़ किए गए थे. तो पहले हमने इंट्रो में कौन कौन सा पॉइंट सीखा कि ये लॉन्च हुआ 1990 में. किस डिपार्टमेंट? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने. किसने पहले फंडिंग की? वेलकम ट्रस्ट. कितना कब कंप्लीट हुआ? 2003. लेकिन कुछ तो कितने साल का प्रोजेक्ट था? 13-ईयर प्रोजेक्ट. लेकिन एक क्रोमोजोम का टाइम लगा. व्हाट इज द क्रोमोजोम? क्रोमोजोम 1. तो क्रोमोजोम 1 ऑल्सो वाज अ लास्ट क्रोमोजोम टू बी सीक्वेंसड. मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की गई? सीक्वेंस एनोटेशन. एंड मेथड, सीक्वेंसिंग मेथड किसने डेवलप किया था? फ्रेडरिक सैंगर ने. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. जो हमारे क्वेश्चन है नेक्स्ट दैट आस्क्स अस कि कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग पर बेस पेयर कितना था? एक बेस पेयर को कितना कॉस्ट आ रहा था? तो इट वाज $3. $3. हम ऐसे भी लिख सकते हैं $3 पर बेस पेयर. एक बेस पेयर को $3 का खर्चा आता था. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, $1 बेस पेयर को $3 का खर्चा आता था. तो हमारे पास कितने टोटल बेस पेयर्स है? 3 बिलियन बेस पेयर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है टोटल कॉस्ट कितना आएगा. टोटल कॉस्ट आएगा 3 इंटू 3 दैट इज़ $9 बिलियन. तो $9 बिलियन वॉज द टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल कॉस्ट कितना था? $9 बिलियन. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा मैंने फ्रॉम द
वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टोटल बुक्स जनरेटेड, एक्चुअली बुक जनरेटेड नहीं है, एज टोटल बुक्स विच वाज एस्टिमेटेड टू बी जनरेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज की होगी, इसका आंसर है 3300। और यहाँ पे मैं बता दूँ 3300 बुक्स जो थी, हर एक बुक में 1000 पेजेस थे, एंड हर एक पेज पे इट वाज सपोज टू बी 1000 लेटर्स। तो ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि 3300 बुक जनरेट होंगी, जिसके हर बुक में 1000 पेज होंगे और हर पेज पे फिर 1000 लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, सीक्वेंसिंग वेक्टर्स कौन से यूज़ किए गए थे, व्हाट वर द सीक्वेंसिंग वेक्टर्स दैट वर यूज्ड इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कभी नहीं भूलना, एक तो यूज़ किया गया था BAC, बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड दूसरा यूज़ किया गया था YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड yeast artificial chromosome, these were the two vectors used for sequencing or cloning. Bacterial artificial chromosome, and second one is yeast artificial chromosome, ओके। अब यहाँ पे एक सवाल है जो आपके एनसीईआरटी से अगेन लिया है मैंने, कि कौन सा कंप्यूटिंग साइंस इन्वॉल्व था in storing the information and analyzing the information generated in human genome project. And you must always remember that computing science is called as बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कभी भी आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो इट इज़ अ साइंस इन्वॉल्वड विथ कंप्यूटिंग साइंस इन्वॉल्वड विथ स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सीख रहे हैं, ऑलमोस्ट 10+ क्वेश्चंस हम सीखे, 10-12+। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी इंट्रो से बन सकते हैं, ठीक है। अब हम साइलेंट फीचर्स में जाएंगे, साइलेंट फीचर्स में देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन हमें बचेगा। तो सबसे पहले हम साइलेंट फीचर्स में देखेंगे कि कितने बेस पेयर्स निकले थे, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर में कहे तो 3164.7 मिलियन, ठीक है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, जिसको आप 3 बिलियन भी मान सकते हो, ठीक है, 3 बिलियन या 3164.7 मिलियन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा पॉइंट है एवरेज बेस पेयर्स पर जीन। तो ये भी एक कैलकुलेशन है कि कितने बेस पेयर्स एवरेज में एक जीन में पाए गए थे, तो दैट इज़ 3000, ठीक है। तो 3000 बेस पेयर्स ऑलमोस्ट हर एक जीन में है एवरेज में, एवरेज जब निकालेंगे तो 3000 बेस पेयर्स पर जीन आते हैं आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे नज़र रखो, लार्जेस्ट जीन के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो लार्जेस्ट जीन के बारे में अगर आपको पूछा गया, इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द लार्जेस्ट जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, तो एवरीवन मस्ट आंसर इट इज़ द जीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिनिक प्रोटीन है जो स्केलेटल मसल्स में होता है, तो इसी का जीन जो है लार्जेस्ट जीन है हमारे जीनोम में, ठीक है। इसमें 2400 किलो बेस पेयर्स है, तो इट कंटेन्स 2400 किलो बेस पेयर्स और 2.4 मिलियन बेस पेयर्स, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रोफिन इज़ द लार्जेस्ट जीन फाउंड इन द ह्यूमन जीनोम, ठीक है, एंड इट कंटेन्स 2.4 मिलियन बेस पेयर्स, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। अब टोटल जीन्स की बात करें तो दैट वाज अबाउट 30,000, दैट वाज अबाउट 30,000। तो टोटल जीन्स की बात करें तो अगर आपको बोलें कि कितने टोटल जीन्स पाए गए हमारे ह्यूमन जीनोम में, तो दैट इज़ अबाउट 30,000। अब देखो, एक ऐसी कैलकुलेशन की लगाई गई कि हमने जो डीएनए निकाला इसमें से कितने का फंक्शन हमें पता है, कितने का फंक्शन हमें पता नहीं है। तो सीक्वेंसिंग करने के बाद ये पता चला कि 50% जो डीएनए हमारा है उसका फंक्शन हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो अननोन फंक्शन कितने का है, 50% डीएनए का फंक्शन हमें बिल्कुल अननोन है, इसका हमें पता ही नहीं ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है प्रोटीन कोडिंग डीएनए कितना है। तो प्रोटीन्स जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं, तो खासकर यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, तो प्रोटीन कोडिंग डीएनए जो है दैट इज़ लेस देन 2%। 2% से भी कम डीएनए जो हमारा है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाना बस 2% डीएनए का काम है, ठीक है। बाकी का डीएनए अदर दैन दिस सिंथेसिस काम करता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टोटल बेस पेयर्स 3164.7, एवरेज बेस पेयर्स पर जीन 3000, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन, टोटल जीन्स 30,000, अननोन फंक्शन डीएनए 50%, प्रोटीन कोडिंग डीएनए लेस देन 2%। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है लार्जेस्ट क्रोमोसोम के बारे में। तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम कभी नहीं भूलना आप लोग, लार्जेस्ट क्रोमोसोम हमारा है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज़ क्रोमोसोम नंबर 1। तो क्रोमोसोम नंबर 1 इज़ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम
कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। और ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना, इस पे कितने जीन्स है, इट कंटेन्स 2968 जीन्स, ठीक है, कभी नहीं भूलना, 2968 जीन्स। तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस क्रोमोसोम नंबर 1 इज कंटेनिंग 2968 जीन्स, 2968 जीन्स, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम बताओ बता। तो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम अगर आपसे पूछा गया, दैट इज ऑब्वियसली द वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम इज ऑब्वियसली योर स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम जो है ना, इसमें कितने जीन्स होते हैं, इसमें होते हैं 231 जीन्स ओनली, ओके, 231 जीन्स ओनली, ओके। तो 231 जीन्स के साथ आपका वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। और 2968 जीन्स के साथ आपका क्रोमोसोम 1 है जो लार्जेस्ट है। वाई क्रोमोसोम इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद टोटल एस एन पीज़। तो पहली बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि एस एन पीज़ क्या होते हैं, ठीक है। एस एन पीज़ होते हैं, एस एन पीज़ इज़ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। एस एन पीज़ इज़ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स कितने हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म 1.4 मिलियन है, 1.4 मिलियन लोकेशंस पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, कितने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स है, इट इज़ 1.4 मिलियन। एंड अब लास्ट पे क्वेश्चन एक बन सकता है, लास्ट वाला, फंक्शन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए बहुत सारा हमारे जीनोम में है, तो इसका फंक्शन क्या है। तो इसका ऐसे तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, बट इट हेल्प्स इन स्टडी द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड एवोल्यूशन एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड एवोल्यूशन स्टडी करने में इसका रोल है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना, ठीक है। तो दैट इज़ all about the important points of human genome project. I hope you liked the video. Thanks very much, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को पूरा याद रखना। दीज आर द, ज़रूरी आपका जो भी क्वेश्चन आएगा जीनोम प्रोजेक्ट से, वो इन्हीं पॉइंट्स में कहीं ना कहीं छुपा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।